इस चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर की वेटेज रखता है, जिसमें एक अकेला क्वेश्चन 6 नंबर का आने का चांस थोड़ा सा कम होता है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पोर्शन है। तो पहले आपको मनी के बारे में बता देता हूँ कि मनी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, इसमें सबसे पहले तो था इंट्रोडक्शन, कि पहले पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब था कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, लेकिन उस बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी। ठीक है, उनका मेन हेडिंग बस याद रखना है आपको। जैसे पहली लिमिटेशन थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब है कि जो मुझे चाहिए वो रोहित के पास होना चाहिए, और जो रोहित को चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, और फिर मेरी और रोहित की मुलाकात हो। तो कितना बड़ा इत्तेफाक है ये। तो ऐसा मतलब हो पाना थोड़ा मुश्किल होता था, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरी दिक्कत ये आती थी लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप मुझे गाड़ी दे दो और मैं आपको बदले में एप्पल दूंगा, तो क्या आप मान जाओगे? नहीं, क्योंकि आज आपको सब चीज़ों की वैल्यू पता है, लेकिन बार्टर के टाइम पे वैल्यू नहीं होती थी कोई कॉमन ऐसी। बाकी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम गुड्स को डेफर करके पे नहीं कर सकते थे। तो आज मनी को आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, लेकिन जब गुड्स होते थे तो आप इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते थे, मुश्किल हो जाता था। इसी तरह एक प्रॉब्लम थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें आप गुड्स के फॉर्म में मनी को स्टोर करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि गुड्स क्या करेंगे, स्टोरेज कॉस्ट होगी उनकी, जगह ज़्यादा घेरेंगे, और आप वेल्थ भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे, वो ख़राब हो जाते हैं, पैरिश हो जाते हैं। और पांचवा यही था कि लैक ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। आज मनी होता है तो आप कितनी आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हो एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बार्टर के केस में गुड्स को ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था। तो खैर ये तो इंट्रोडक्शन था। तो फिर करते करते मनी जो है वो आ गया। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? तो एक डेफिनेशन तो है बहुत ही ईजी कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, लेकिन दूसरी डेफिनेशन जो है वो आप लिखने के लिए याद रखना, वो है कि इट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्ट एज मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बाकी मनी का इवोल्यूशन कैसा हो वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इंट्रोडक्शन में, कि पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो चला करते थे मनी के तौर पे। फिर धीरे धीरे जब देखा कि ये तो बेकार है, फिर आए मेटालिक कॉइन्स। मेटालिक कॉइन्स में ये दिक्कत थी कि वो बहुत भारी थे, मुद्राएं। अब मुद्राएं थीं लेकिन मुद्राएं उठा नहीं पाते थे लोग, इतने भारी होते थे। तो फिर आए गोल्ड और चांदी के सिक्के, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के साथ दिक्कत ये हुई कि वो बहुत स्केर्स रिसोर्स है। तो फिर 1930s में ज़्यादातर दुनिया शिफ्ट हो गई पेपर मनी में, है ना, तो जो आप करेंसी नोट्स देखते ही हो। और फिर उसके बाद आजकल तो प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी हो गया। तो धीरे धीरे मतलब चीज़ें मनी की बदल रही हैं। बाकी मनी में आपको मेन चीज़ बस ये पता होनी चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। तो बताओ कितने फंक्शंस हैं? 4। ठीक है, 4 फंक्शंस हैं। 2 हैं प्राइमरी फंक्शन, 2 हैं सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन पहला तो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आपको ये बताया था कि इसका मतलब होता है कि आप बाज़ार में जाके गुड्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। आज हर चीज़ का आपको मतलब एक बाज़ार मिल गया है। तो इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ने बार्टर की कौन सी लिमिटेशन को दूर करा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप पढ़ो नीचे क्या लिखा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो ये आपको लिखना है। ठीक है जी। दूसरा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आज हर चीज़ को हम किस टर्म्स में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में। आज आपको एप्पल की वैल्यू पता है 100 रुपये, आज आपको गाड़ी की वैल्यू पता है 10 लाख। तो इसीलिए एप्पल और गाड़ी को एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये नहीं होता था। तो आज हर चीज़ को हम मनी की टर्म्स में मतलब वैल्यू करते हैं, और इसीलिए हर गुड का हम प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट। अब ये दोनों तो होते हैं प्राइमरी फंक्शन। फिर होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। वो कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जिसमें आपको हाँ, कि आप जिसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हो, बाद में पैसा दे सकते हो। इस फंक्शन की वजह से हमारे देश और दुनिया के अंदर कैपिटल मार्केट्स का जन्म हुआ, मनी मार्केट्स का जन्म हुआ। लोग बैंक से लोन लेना शुरू कर पाए। बैंकों का मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसी पर बेस्ड हुआ। अगर मान लो बार्टर सिस्टम पर ही चलते रहते
तो क्या बैंकों का कुछ हो सकता था? नहीं। क्रेडिट कार्ड ये सब चीज़ें तो फिर नहीं हो पाती। तो इस फंक्शन ऑफ मनी की वजह से ये सब चीज़ें दुनिया के अंदर इवॉल्व हो पाई। और चौथा और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में आपको क्या लिखवाया था? मनी लंबे समय तक रख सकते हैं अपने पास। हाँ, कि मनी को आप इजीली स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है या वेल्थ को स्टोर करके रखना है तो गुड्स के फॉर्म में रखोगे तो मुश्किल है, मनी के फॉर्म में रखोगे तो आप सालों साल सदियों सदियों भी रख सकते हो इजीली। तो बहुत आसानी से मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, फिर इसमें अगला टॉपिक था जी मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। तो बस सिंपल सी कहानी याद रखना है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नोट्स में है ही। खैर, सिंपल कहानी ये है कि जो पब्लिक है ऑफ द कंट्री, उनके पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी है, मनी का स्टॉक है। अब बच्चा पूछता है मनी मतलब, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? हाँ, एक तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। दूसरे होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स किसे कहते हैं, ये भी बात एक समझने की है। अब 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट। एक होते हैं सेविंग डिपॉजिट, वो तो सेविंग ही होते हैं। और एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो तो होता है कि आपने 5-10 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कर दिया। सेविंग अकाउंट जो होता है वो भी ऐसा होता है कि आपने मतलब पैसा जो है डिपॉजिट कराया, आपके पास आया और आप महीने में 2-3 बार ही निकालोगे। लेकिन जो करंट अकाउंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, जिसमें आप दिन में 100 बार पैसे डाल भी सकते हो, 100 बार पैसे निकाल भी सकते हो, उन्हीं को डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसी पैसे को मतलब कंसिडर कर रहे हैं। तो लोगों के पास जितने करेंसी नोट्स हैं, जितने कॉइन्स हैं, या लोगों के पास जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो। और बाकी तीसरा वो सिर्फ बेकार का पॉइंट है नाम का, वो होते हैं अदर डिपॉजिट्स। कुछ NBFCs के भी पैसे RBI के पास होते हैं, वो अदर डिपॉजिट होते हैं। खैर, उसकी डिटेल से आपको मतलब नहीं है। तो इतना पैसा पब्लिक के पास जो है, इसे बोलते हैं मनी सप्लाई। अब इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है? फ्लो, वेरी गुड। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मनी सप्लाई जो है वो एक कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और उसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि मनी सप्लाई को हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं। अच्छा जी, बाकी मनी सप्लाई को मेजर करने के कितने मेजरमेंट टूल्स होते हैं? 4, M1, M2, M3 और M4। लेकिन मेन जो आपको याद रखना है वो वैसे M1 ही रखना है, लेकिन M2, M3, M4 के फॉर्मूले भी एक बार पढ़ जाना, मतलब थोड़ा से बाय चांस सेफ्टी मार्जिन के लिए। तो जैसे देखो M1 का फॉर्मूला क्या है? CCDD प्लस OD। CC मतलब वही करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, और OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। लेकिन इसमें डिमांड डिपॉजिट्स के ब्रैकेट में लाल कलर से लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट। अब ये क्या होता है जी? हाँ, जब एक बैंक दूसरे बैंक में डिमांड डिपॉजिट रखता है तो हमें वो नहीं लेना होता, क्योंकि वो तो बैंक आपस में पैसे खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उसको नहीं काउंट करना। हमें सिर्फ पब्लिक के पैसे को ही लेना है। जो एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा रख रहा है उसको नहीं लेना, ठीक है ना। बाकी M2, M3, M4 आप अपने आप पढ़ लेना, वो फॉर्मूले मतलब हमारे वैसे प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में नहीं है। अच्छा, फिर हम चले थे बैंक्स की तरफ। तो बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं रोहित देश में? 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। एक होते हैं कमर्शियल बैंक, जिनको हमने बोला था जो बच्चे हैं आपकी तरह छोटे छोटे। एक होता है सेंट्रल बैंक, जो हो गया दादाजी। कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने का। वो लोगों के पैसे के डिपॉजिट लेते हैं और लोगों को लोन देते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक का मोटिव जो है वो क्या होता है? देश चलाना नहीं, मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को संभाल के रखना, जैसे इंडिया में RBI। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लीगल रिजर्व रेशियो, LRR। तो बताओ रोहित भाई, LRR क्या होता है?
मिनिमम रेशियो नहीं, कहानी समझाओ। मान लो मैं बैंक में 100 रुपये जमा करता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करे, तो बताओ बैंक ये 100 रुपये क्या किसी को लोन की तरह दे देगा पूरे? नहीं। बैंक को इसमें से कुछ मिनिमम परसेंट अपने पास रोकना पड़ता है, लेट से 20, और बैंक फिर लोन की तरह सिर्फ कितने रुपए दे पाएगा आगे? ओनली 80। तो इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब इस लीगल रिजर्व रेशियो के भी दो टुकड़े बना दिए। एक टुकड़ा वो बना दिया जो आरबीआई कहती है भाई मैं रखूँगी, और एक टुकड़ा बना दिया जो कमर्शियल बैंक कहता है ठीक है वो मैं खुद रख लूँगा। तो लेट से 12 रुपये आरबीआई रखती है और 8 रुपये कमर्शियल बैंक खुद रखता है। तो जो आरबीआई रखती है उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। और जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें आपको ये बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में जो कमर्शियल बैंक पैसा रखती है वो लिक्विड एसेट्स क्या हैं? कैश, गोल्ड, अगला बोलो, अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। तो इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था, इसका मतलब था कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो अप्रूव हों, मतलब जिनको सरकार ने अप्रूव कर रखा हो, और जिन पर कोई भी गिरवी मतलब ना लगा हुआ हो, जिन पर कोई भी मॉर्गेज ना हो, ये मतलब था। बाकी तो खैर आपको लर्न ही करना है। अच्छा जी, उसके बाद अब एक छोटा सा क्वेश्चन था कि बैंक अपने पास सिर्फ थोड़ा सा फ्रैक्शन ही क्यों रखते हैं कैश रिजर्व के फॉर्म में? तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि ये एज्यूम किया जाता है कि सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा नहीं विड्रॉ करेंगे, सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना टोटल मनी नहीं विड्रॉ करेंगे, और बैंक में नया नया कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आता रहता है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो इसीलिए बैंक में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, ये माना जाता है। तो ये मतलब एक क्वेश्चन था, बट आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा खैर, आपका तो एक ही क्वेश्चन आना है एग्जाम में, वो क्या? क्रेडिट क्रिएशन मेनली, कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट है, वो पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अजम्पशन लिखवाई थी, तो याद है किसी को? 2 अजम्पशंस क्या लिखवाई थी? हाँ, तो एक अजम्पशन ये थी कि हम तो ये पहली अजम्पशन तो ये मानेंगे कि पूरे देश में सिर्फ एक ही बैंक है, ठीक है। और दूसरी अजम्पशन ये कि कोई भी रिसिप्ट और कोई भी पेमेंट अगर हमें करनी है तो कैश में कुछ नहीं होगा, सब कुछ बैंक के माध्यम से ही होगा, मतलब कि नो कैश ट्रांजैक्शन। तो ये मतलब हमने एज्यूम कर रखा होता है। अब हम क्या करते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में दो चीज़ों को, मतलब 2 फैक्टर्स होते हैं जिन पर क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड होता है। एक होता है कि हम सबसे पहले बैंक में कितने रुपए जमा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। तो मान लेते हैं आपने बैंक में 10,000 रुपये इनिशियली डिपॉजिट करे। और दूसरा होता है लीगल रिजर्व रेशियो, वो मान लेते हैं बैंक 20% अपने पास रखता है, ठीक है रोहित भाई। चलो अब तुम बताओ, अगर बैंक में तुमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे तो बैंक कितने रुपए अपने पास रखेगा लीगल रिजर्व रेशियो? 8 क्यों? नहीं, वो अपने पास 2, वेरी गुड। और लोन के तौर पे कितने देगा? 8। हाँ वेरी गुड। अब देखो साइकिल कैसे शुरू होती है। जो वो लोन के तौर में 8 देता है, वो कहीं ना कहीं किसी आदमी को मिलते हैं जो क्या करता है, कुछ खर्च करेगा। खर्च हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि खर्चा या जो भी रिसिप्ट होगी वो बैंक में ही होगी। तो ये 8,000 किसी और आदमी के खाते के माध्यम से बैंक में एक नए डिपॉजिट बन के आ जाएंगे। फिर बैंक अगेन इस 8,000 रुपये का 20% रिजर्व रख लेगा और बचे हुए 6,400 लोन दे देगा। फिर जिस आदमी को ये 6,400 लोन मिलेंगे वो भी खर्चा करेगा और बैंक के माध्यम से घूम के वापस से ये पैसा बैंक में किसी तीसरे आदमी के डिपॉजिट के नाम से आ जाएगा। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बताओ ये प्रोसेस रुकेगा कब? वेरी गुड। तो ये आपको कैसे पता मैडम? बहुत अच्छा, ये पॉइंट सबको पता होना चाहिए। तो देख लो रोहित भाई, ये प्रोसेस तब रुकता है जब एलआरआर का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर हो जाता है। तो जैसे ही एलआरआर का टोटल 10,000 हुआ तो हम कहते हैं कि मैथमेटिकली ये प्रोसेस रुक जाएगा। और जब ये प्रोसेस रुकेगा रोहित बाबू, तो आपको पता है टोटल डिपॉजिट्स कितने रुपए के क्रिएट हो चुके होंगे? बताओ।
50,000 50,000 के। तो बस इसी को कहते हैं मनी क्रिएशन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई ये टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकाला सर, आपने हमें भी सिखाओ ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LR, जिसमें 1/LRR को इसको क्या बोलते हैं, खाली मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला पुट कर दें तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा वो मनी क्रिएशन 50,000 निकल जाता है। तो ये मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन। फिर उसके बाद था अगला टॉपिक, आखिरी टॉपिक, सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक तो खैर एक ही टॉपिक है बेसिकली कि भाई सेंट्रल बैंक क्या है, तो वो तो खैर आपको पता ही है, सेंट्रल बैंक है दादा। लेकिन इसके फंक्शंस हमें पता होने चाहिए, वो बहुत सिंपल हैं। तो जैसे देखो, पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। तो बैंक ऑफ इशू का मतलब क्या है कि देश में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक, RBI, दादा। बाकी भारत में 1 रुपये के कॉइन अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू कर रही है। अच्छा, दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं कि ये सरकार का पैसा भी रखते हैं अपने पास, मतलब ये बैंकर हैं गवर्नमेंट के। दूसरा, ये एजेंट भी हैं गवर्नमेंट के, मतलब ये सरकार के बिहाफ पे कुछ भी काम करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं सिक्योरिटीज़ के। और तीसरा है एडवाइज़र, ये सरकार को एडवाइस भी देते हैं कि आपको इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ये बैंकर भी हैं, एडवाइज़र भी हैं और एजेंट भी हैं। तीसरे होते हैं बैंक, तीसरा इनका फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। अब देश में तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, तो उन सब कमर्शियल बैंकों को कौन सुपरवाइज करता है, RBI। तो अगर कभी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस होती हैं तो ऐसे में RBI फिर उन्हें गाइडलाइंस देता है, कहता है भाई देखो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। चौथा, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। इसमें मैंने आपको बताया था कि देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, गोल्ड, डॉलर, ये वो सब कौन अपने पास संभाल के रखता है, RBI। तो ये हो गया इसका फंक्शन। पांचवा होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, ये नहीं याद होगा। अब आप चेक देते हो किसी को, है ना, तो आपका बैंक है लेट से पंजाब नेशनल बैंक, और आपने जिसको चेक दिया उसका बैंक है ICICI बैंक। तो एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना होता है। तो अब ऐसे तो देश में कितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, तो दिन भर में कितनी सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी। तो कभी एक बैंक कह रहा है दूसरे को कि मेरे को इससे पैसे लेने, कभी दूसरा बैंक कह रहा है कि मेरे को इससे पैसे लेने, कभी तीसरा बैंक कह रहा है मेरे को इससे पैसे लेने। तो बैंकों के आपस में जितने भी क्लेम्स होते हैं सॉरी, तो बैंकों के आपस में जितने भी क्लेम्स होते हैं उन सारे क्लेम्स को कौन क्लियर करता है, कौन मतलब उसको एग्जीक्यूट करता है, RBI करता है। तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। उसके बाद लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसमें आपको कहानी भी सुनाई थी कि मान लो किसी कमर्शियल बैंक के पास कभी पैसों की कमी हो जाए और बिल्कुल पैसे ख़त्म से हो जाए, तो फिर उस बैंक की कौन मदद करता है इमरजेंसी में, RBI। तो RBI जो है वो बैंकों को पैसा देता है, बहुत ही इमरजेंसी हालत हो जाए उस केस में। तो ये हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट RBI का फंक्शन है, जिसके लिए RBI का जन्म हुआ है, वो क्या, क्रेडिट कंट्रोल, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। यानी कि अगर देश में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो RBI क्या कदम उठाएगा। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हैं। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब जनरल मेजर जो सभी बैंकों पर लगते हैं, और इसमें क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। तो पहले हम क्वांटिटेटिव आपसे पूछते हैं जी, बैंक रेट। बैंक रेट क्या बताया था, जिस रेट पर RBI जो लोन दे रहा है लोन देता है। तो अगर कोई कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है तो बदले में RBI इंटरेस्ट मांगेगा, उस इंटरेस्ट को कहते हैं बैंक रेट। सेम चीज़ रेपो रेट भी होती है। रेपो रेट में भी कमर्शियल बैंक RBI से बोरो करता है और RBI उससे इंटरेस्ट लेता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि बैंक रेट जो होता है वो होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए जब आप लोन लेते हो, और रेपो रेट तब बोलते हैं जब आप छोटे समय के लिए लोन लेते हो। तो होता है रेपो रेट। बाकी अगर मान लो देश में इन्फ्लेशन है तो आप बताओ कि RBI क्या करेगा, बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा और रेपो रेट भी इंक्रीज़ कर देगा। तो इससे फिर कमर्शियल बैंक डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने से और उनकी कैपेसिटी लेंडिंग कम हो जाती है। अच्छा, तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। कॉमर्शियल बैंक
को पैसा देते हैं। हाँ, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं तो बदले में आरबीआई इनको इंटरेस्ट देता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अगर देश में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई इसको क्या करेगा, इसको कम करेगा। कम कर देगा। तो जब इसको कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, हाँ, कम करेगा तो अब लोन भी कम वो मिल रहा है। लोन कम, वो नहीं, आरबीआई, आरबीआई को हाँ इंटरेस्ट कम मिलेगा कमर्शियल बैंक को, तो फिर वो क्यों, नहीं पैसा होगा ना। हाँ, तो आपने आंसर उल्टा बोला है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ना बच्चे कई बार रटने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट अच्छा बढ़ाता है तो फिर रिवर्स रेपो शायद कम करता होगा, ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट भी बढ़ता है और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो रटना नहीं है, दोनों बढ़ते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है वो दोबारा समझा देता हूँ। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से कमर्शियल बैंक जो है वो अपने ज़्यादा पैसे फिर आरबीआई के पास रखता है, क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और फिर वो लोगों को कम पैसे देता है। तो ये लॉजिक होता है। अच्छा, चौथा होता है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो बाय करता है या सेल करता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर बाय करेगा तो लोगों के पास पैसे पहुंच जाएंगे, तो फिर लोग जो है डिमांड ज़्यादा कर लेंगे। और अगर वो लोगों को सेल करता है तो फिर लोगों से पैसे ले लेता है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करती है, सेल करती है, और डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करती है, बाय करती है। तो ये याद रखना। सीआरआर और एसएलआर, अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी आरबीआई, इंक्रीज़ कर देगी, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज़ करने से फिर बैंक्स अपने पास ज़्यादा पैसे रखेंगे और फिर लोगों को कम लोन दे पाएंगे। तो ये होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स। अच्छा, अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से हो गए, मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मेन तो ये दोनों है। क्रेडिट रैशनिंग मैंने कहा था कि इतना खास नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन हाँ मॉरल सुएशन पता होना चाहिए। तो मॉरल सुएशन होता है कि आरबीआई क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है या लेटर लिखता है या बैंक को बोलता है कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को मान लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप बैंक से लोन लाए 1 लाख का और आपने बैंक को बदले में सिक्योरिटी दी 1,20,000 की, लेट से, तो बैंक ने कितना मार्जिन रखा अपने पास, 20,000, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। अब अगर आरबीआई देखता है कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करने से क्या होगा कि लोग थोड़ा सा डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए और फिर डिमांड कम हो जाएगी या मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाकी क्रेडिट रैशनिंग मैंने आपको कहा था बस पढ़ लेना, इतना खास नहीं है, एग्जाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि क्रेडिट रैशनिंग में मैंने बताया था कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आरबीआई कई बार लिमिट्स लगा देती है कि भाई एजुकेशन लोन अगर देना है तो बस इतना दो, होम लोन अगर देना है तो इतना दो, कार लोन अगर देना है तो इतना दो, और इनके इंटरेस्ट रेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये मतलब होते हैं 3 क्वालिटेटिव फंक्शंस, क्वालिटेटिव मेजर्स जिससे आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। और क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन या तो आपसे इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशन कोई भी एक बता देगा और कहेगा कि आरबीआई क्या करेगा, कोई भी 2 क्वांटिटेटिव और कोई भी 2 क्वालिटेटिव मेथड्स बताओ। तो फिर आप कोई भी बता सकते हो और इस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी इसकी। तो चलो, तो ये तो हो गया आपका इसका खेल।